नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर भारत अमेरिका के रिश्तों में आई खटास को लेकर है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अमेरिका के इशारों पर अपनी विदेश नीति तय करे और ऐसा नहीं करने पर टैरिफ की धमकी दी जा रही है। भारत के साथ जारी टैरिफ विवाद पर ट्रंप का ताजा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है और इस वजह से भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाई जाएगी। ट्रंप की इस धमकी पर भारत ने पलटवार भी किया है और साफ शब्दों में बता दिया है कि दुनिया में अब किसी एक देश का दबदबा कतई नहीं चलेगा। इसके बाद हमारी दूसरी खबर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए सांसदों ने सम्मानित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया। इसके बाद अगली खबर आपको दिखाएंगे सेना को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। इस पर राजनीति किस तरीके से चरम पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा है। इसके बाद खबर रहेगी बिहार से। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद में संग्राम दिखा और इस वजह से संसद की कार्रवाई 12वें दिन भी चल नहीं पाई। इसके बाद हमारी खबर उत्तराखंड से रहने वाली है, जहां बादल फटने से महज 34 सेकंड में पूरा गांव बह गया। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें अगले आधे घंटे में। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत ट्रंप की गीदड़ भभकी के साथ। भारत के साथ टैरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को टैरिफ की धमकी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से अधिक तेल खरीदता है, लिहाजा उस पर अधिक टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी पर भारत ने भी पलटवार किया है और साफ शब्दों में बता दिया है कि अब किसी एक देश का दबदबा नहीं चलेगा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और साख से घबराकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर टैरिफ का दबाव डालने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी, जो फिलहाल 7 अगस्त तक के लिए ठंडे बस्ते में है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। ट्रंप ने कहा कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। जाहिर है ट्रंप का ये बयान भारत के हित के खिलाफ है, लिहाजा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है और साफ शब्दों में चेता दिया है कि अब किसी एक देश का दबदबा नहीं चलेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाने वाला एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा मुहैया कराना है। भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे। साल 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल है। अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात कर रहा है और इस लिहाज से भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। मतलब साफ है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला है और इसे लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री का भी बयान आ चुका है। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की दोहरी नीति भी उजागर हो गई है। रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप भारत पर तो हमलावर है, लेकिन चीन पर चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि रूस से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के कुल क्रूड निर्यात का 47% चीन को गया।
वहीं भारत ने 38%, यूरोपियन यूनियन और तुर्की ने रूस से 6% ऑयल रूस से आयात किया। इतना ही नहीं, खुद अमेरिका ने रूस से साल 2024 में $3 अरब का सामान आयात किया था, जबकि इस साल 5 महीनों में ही अमेरिका रूस से $2.09 अरब का आयात कर चुका है। ये पिछले साल इस अवधि से 24% ज्यादा है और एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका रूस का व्यापार इस साल $4 अरब पहुंच सकता है। अब सोचने वाली बात है कि जो अमेरिका खुद रूस से व्यापार बढ़ा रहा है, वो दूसरे को नसीहत देता फिर रहा है, और यही वजह है कि भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र हित में किसी का दबाव काम नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक की करेंगे। संसद परिसर में हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि संसद में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर बड़ी भूल की। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में एनडीए सांसदों की अहम बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सम्मानित किया। वहीं सांसदों की संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष की बड़ी भूल थी। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करके विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस दौरान पीएम मोदी ने अमित शाह की भी जमकर सराहना की और सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री बने रहने पर बधाई दी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पीच मेरी समझ से हम सब के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और हम सब का मार्गदर्शन किया, किस तरह हम काम करते आ रहे हैं सामूहिक स्तर पर और किस तरह आगामी दिनों में हम काम करेंगे सबके साथ मिलकर, इस पर उन्होंने जोर दिया। और बड़ी बात कही कि सारे सांसद जो जहां से आए हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लोगों से जुड़कर रहें। सांसद खेल प्रतियोगिता की बात भी उन्होंने कही और कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर के विषय में भी हम सब ने जो चर्चा हम करते आ रहे हैं उसके विषय में भी बहुत जोर देकर कहा। जिस तरह से हमारे सैन्य बलों ने कार्य किया और जिस तरह से हमें जीत मिली, इस विषय में भी उन्हें चर्चा की। और उनके भाषण में बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कही गई। उन्होंने आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रशंसा की। अमित शाह जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले गृह मंत्री हैं, तो इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी किया। पूरे सांसद वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है, उसके ऊपर उनका गौरव किया और नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसदों को मार्गदर्शन भी किया। देश के जो काम है, सरकार जो काम कर रही है, वो सबको सब देश के सामने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर जाओ। और उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि ये अपोजिशन लोग जो कर रहे हैं वो अपने पैर पे खुद पत्थर मार के ले रहे हैं। लोगों के सामने उनका असली चेहरा आया है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को लेकर उन्होंने बोला कि उन्होंने चर्चा मांगी। ये बहुत मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर क्या है ये पूरे देश के लोगों के सामने आया और उनकी भूमिका क्या है अपोजिशन की, वो भी सामने आई। बता दें कि एनडीए सांसदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया कि सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व के जरिए इंसाफ मिला है। भारत आतंकवाद को न तो भूलता है और न ही कभी माफ करता है। इस दौरान पीएम मोदी नए सांसदों से भी मिले और सभी सांसदों को एनडीए सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर 11 साल 11 बड़े फैसले शीर्षक वाली किताब दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
अब खबर संसद के मानसून सत्र को लेकर एसआईआर के मुद्दे पर मंगलवार को भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और इस वजह से संसद की कार्यवाही 12वें दिन भी बाधित रही। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। बिल्कुल संसार हो रहा है। आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं, आप सब बैठिए। आप जो जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपसे सभी विषयों पर। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद में विपक्षी सांसदों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वजह से मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हुई। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष की पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के सारे नेताओं ने स्पीकर साहब को एक खत लिखा है। वोट बंदी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, इस पर बहुत गहरा चिंता उन्होंने जताया है। ये सिर्फ अभी बिहार में शुरुआत हुई है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में होगा, असम में होगा, सारे राज्यों में होगा। तो इस पर एक चर्चा करनी चाहिए। अगर चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं लोकसभा में, तो इससे बड़ा अपमान क्या है हमारे लोकतंत्र पर। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में तो चर्चा हो, राज्यसभा में चर्चा हो। राज्यसभा में हम तो चुनकर आए हैं ना, लोग विधायकों को चुनते हैं, विधायक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। लोकसभा में तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और सरकार कह रही है आप चुनाव प्रक्रिया पर आप चर्चा नहीं कर सकते। ये कैसा रवैया है, ये कैसा लोकतंत्र है कि चुने हुए प्रतिनिधि चुनावी प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते। तो हमारी ये मांग है कि इस पर चर्चा हो, बहस हो, उसके बाद सदन चले। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सीआईएसएफ जवानों को बुलाने का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि विरोध करना हमारा अधिकार है, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का तरीका अलोकतांत्रिक और नियमों के खिलाफ है। Sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोलना प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू से बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। To safeguard the interest, said outside the house, of the parliamentary members. outside house हमारा दायित्व था आपको CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on. Record. I'll come on 267. कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं,
कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। बता दें कि 1 जुलाई को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मार्शल बुलाए गए थे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सीआईएसएफ कमांडो बुलाया गया था। विपक्ष के इस आरोप को राज्यसभा के उपसभापति ने खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर है, जो सेना पर अपने विवादित बयान से फंसते दिख रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए, जिसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। इस पूरे मुद्दे पर प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के बचाव में उतरी है और पूरी कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बेहद हमलावर है। जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। सेना पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लगी फटकार के बाद अब इस मुद्दे पर देश का राजनीतिक पारा हाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया तो बचाव में बहन प्रियंका गांधी उतरी आई है। Job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि आज के बाद राहुल गांधी जी भी सुधर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुधर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद तो बिल्कुल सुधर जाना चाहिए। विशेष रूप से लोकसभा के विरोधी दल के सभापति आदरणीय राहुल गांधी जी का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दे उठाए और जब देश के सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब सत्ता पक्ष सवालों के उत्तर देने से हिचकिचाती है, तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि सरकार को सवाल पूछे। चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसना, कभी 2000 स्क्वायर मीटर, कभी 4000 किलोमीटर, कभी 44,000 किलोमीटर के बेतुके आधारहीन बयान देना, ये शो करता है कि वो सिर्फ सच्ची लोकप्रियता नहीं जीत करके बेतुकी बातें करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं और ऐसे व्यक्तियों पर भारतीयता का संदेह होता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर एक सच्चा इंसान होता है, भारतीय होता है, वो कभी भी ऐसी बेतुकी बातें नहीं करता है। हमारी भारत माता से संबंधित हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास आधारभूत सबूत हो, तथ्यात्मक बात हो, अधिकृत बात हो। न हमारे पास आधारभूत सबूत है, न तथ्यात्मक बात है, न जानकारी है। बिना जानकारी के इस तरह से बयान देना किसी भी रूप में किसी राजनीति को और इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ हिंसा के बाद राहुल गांधी कई बार सरकार को घेरते हुए सेना पर सवाल उठा चुके हैं। सोमवार को इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और ऐसे विवादित बयान से बचने की सलाह दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राहुल गांधी के देशभक्ति पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए आरोप था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर सेना के अधिकारी ने याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर है देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन को लेकर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ पर बने इस भवन का उद्घाटन बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।
इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसकी जानकारी शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दी। कर्तव्य भवन तैयार, उद्घाटन का इंतजार। कार्यक्रम की मनोहर जानकारी, पूरी है तैयारी। राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। शासन बनेगा और सक्षम, भव्य कर्तव्य भवन। विकसित भारत के भविष्य की राह, कर्तव्य भवन बनेगा गवाह। जी हां, देश के प्रति कर्तव्यों को अब कर्तव्य भवन से पूरा किया जाएगा। शासन का नया संबल और स्वतंत्र भारत की नई तस्वीर, कर्तव्य पथ पर भारत का अपना कर्तव्य भवन बनकर तैयार है। पीएम मोदी 6 अगस्त यानी बुधवार को इसका उद्घाटन करेंगे। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी को इस बात का श्रेय देता हूं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक विजन ये लिया कि हम भी अपना जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एरिया है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, उसको एक ऐसा देश और दुनिया के लोगों को हम बता सके, दिखा सकें कि भारत सरकार एक अच्छे स्थान से चलती है। उसी विचार से ये विषय आया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो एरिया है उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटेरिएट को, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को बनाया जाए और कल्पना की गई कि 10 नए भवन बनाए जाएं, नंबर 1 to 10, तो उसी प्रकार से उनका नाम रखे गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अनुसार कुल 3 कर्तव्य भवन बनाए गए हैं, जिसमें से पीएम मोदी कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे, जो सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि कर्तव्य भवन 3 के उद्घाटन के बाद दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया जाएगा। भवनों को जैसा बनाया जा रहा है, तो सब भवन जब बनेंगे उसके अंदर मुख्य रूप से 4 भवन ऐसे हैं जिनके जो मंत्रालय हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी 1, 2, 3 इसके अंदर करेंगे। कुछ मंत्रालय इनके अतिरिक्त बिल्डिंग्स में भी जाएंगे, जिसके अंदर शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन। इन 4 भवनों में जो मंत्रालय हैं वो सब ये 3 भवन प्लस अन्य कुछ बिल्डिंग जो पहले से तैयार हैं उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि उन स्थानों पर भी जो बचे हुए कर्तव्य भवन हैं 4 से लेकर के 10 तक, उनका निर्माण शुरू कराया जा सके। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक होगा, जिसमें आईटी समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल होगा। भवन अब नया बना है, इसमें बहुत सी चीजें एक प्रकार की नई अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएंगी। बहुत से रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए हैं, क्योंकि जब नए भवन बन रहा है तो जो कठिनाइयां पहले आती थी उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में ये सारे भवन बने हैं, तो इसमें एक प्रकार से आने जाने का लोगों की जो सुविधा होगी, ईज ऑफ जैसे लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे ईज ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक को भी इसमें सुविधा हो, सब लोग नजदीक आ सकें और उसकी मूवमेंट जो है उसका टाइम घट सके। तो ये कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर होगा, जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें होंगी। कर्तव्य भवन में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। साथ ही भवन की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5.34 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा करेंगे। इसके अलावा कर्तव्य भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर कर्तव्य भवन भारत मेक इन इंडिया के साथ साथ स्वदेशी तकनीक का भी एक जीता जागता उदाहरण है। भवन तैयार है और इंतजार है तो केवल इसके उद्घाटन का।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाला कर्तव्य भवन 3 बिल्कुल तैयार है और ये खास तस्वीरें आप सूर्य समाचार पर कर्तव्य भवन 3 की देख रहे हैं। इस कर्तव्य भवन 3 में अलग अलग मंत्रालय शिफ्ट होंगे और यहाँ पे इस पूरे कर्तव्य भवन 3 का ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर के साथ अलग अलग जो अधिकारी बैठेंगे उनके कमरे हैं। अब चूंकि कई मंत्रालय जो कि पुरानी इमारतों में चल रहे थे, अब उनको कर्तव्य भवन 3 जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है उनमें शिफ्ट किया जाएगा और इसी तरह से अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग मंत्रालय होंगे। इस पूरे कर्तव्य भवन 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 मंजिला हैं, 2 बेसमेंट हैं जिसमें पार्किंग होगी। पार्किंग के अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, 450 से 500 तकरीबन गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकती हैं और साथ ही साथ इस चूंकि 2 बेसमेंट के बाद यहाँ पे जो अलग से जो 6 मंजिलें हैं उसमें अलग अलग मंत्रालय शिफ्ट होंगे और चूंकि अभी ये जो मंत्रालय हैं पुरानी इमारतों में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हर कमरे का एक कोड दिया गया है। चूंकि ये कर्तव्य भवन 3 है तो सबसे आगे 3 लिखा गया है, उसके आगे उसका रूम नंबर और फ्लोर लिखा गया है, तो सबको एक कोडिंग दी गई है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और अब आपको एक बेहद दुखद खबर के बारे में जानकारी देते हैं। उत्तराखंड की धराली बादल फटने से पूरा गांव बह गया। इस दौरान लोग चीखते चिल्लाते रहे, बचाव की गुहार लगाते रहे, लेकिन जिंदगी पर 34 सेकंड भारी पड़े और जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरा गांव तेज बहाव में बह चुका था। जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक घटना में कई लोगों की जान चली गई है। बादलों का हमला, पूरा उत्तरकाशी दहला। प्रकृति की मार, चीख पुकार और हाहाकार। घर बहे, लोग बहे, खतरे में जान। बादलों की मार ने एक बार फिर पहाड़ों को दहला दिया है। कई आशियाने, कीमती जाने बेकाबू सैलाब की भेंट चढ़ गईं। देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। इलाके ने मानो जल समाधि ले ली हो। आपदा और तबाही की ये भयानक तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली गांव की हैं, जहां पहाड़ों से आए जल सैलाब ने पूरे गांव को उजाड़ कर रख दिया। बादल फटने से धराली में ऐसी तबाही आई जिसे देखकर हर कोई दहल गया। कुदरत की इस विनाश लीला के आगे हर कोई बेबस नजर आया। खबरों की माने तो इस आपदा में 2 दर्जन से अधिक लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग लापता हैं और मृतकों की संख्या में इजाफा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं आपदा के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें फौरन राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। देखिए अभी पता चला है और मौके पर जिलाधिकारी और एसपी जो हैं वो दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जानमाल की क्षति के भी आशंका है। जो हमारी एसडीआरएफ है और साथ में एनडीआरएफ की जो है उनको भी टीम को हम लोगों ने रवाना किया है और पहले आकलन हम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कि किस लेवल की क्षति हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई। तो कैजुअल्टी की कोई सूचना सर अभी तक छिटपुट सूचना आ रही है, लेकिन जब एक बार जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंच जाएंगे तो वैसी स्थिति में सबसे मतलब देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नुकसान तो हुआ है। और इसके बारे में जो भी हम कार्रवाई होगा हम करेंगे। देखिए ये करीब दिन में 1:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ राज्य का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे
एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहां से क्षीर गंगा निकलती है और वहां पर काफी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअलिटीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है, इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्परेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीजों के प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं आपदा के बाद बैठकों का दौर जारी है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इधर सीएम धामी ने आपदा पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। सीएम धामी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने भी इस आपदा पर संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने आपदा को लेकर सीएम धामी से फोन पर बात की और उत्तरकाशी की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।